नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। 15 साल का वनवास खत्म कर सत्ता पर काबिज हुई भूपेश सरकार का कार्यकाल 2 साल का हो गया है। इन 2 सालों में सरकार ने कई वचन निभाकर जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति के साथ विकास की बहार ने भूपेश सरकार को एक लोकप्रिय सरकार बना दिया है। लेकिन अभी सिर्फ 2 साल पूरे हुए हैं, 3 साल बाकी हैं। ऐसे में बहुत सी योजनाएं जनता तक पहुंचना बाकी है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भूपेश सरकार में स्वास्थ्य और पंचायती राज मंत्री टीएस सिंहदेव साहब। बहुत स्वागत है टीएस सिंहदेव साहब, खास पेशकश में। जी नमस्कार मृदुल जी। टीएस सिंहदेव साहब, आपकी छवि प्रदेश जानता है। एक सहज राजनेता के तौर पर आपने अपने आप को स्थापित किया है और छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है नरवा गरवा घुरवा बारी। गांव में गौठानों से आर्थिक समृद्धि के द्वार इस योजना से खुले हैं और आप खुद ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। कितना चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प रहा है इस बड़ी योजना को अमली जामा पहनाना? काफी इंटरेस्टिंग था, काफी रोचक था, ये काफी चुनौतीपूर्ण भी था, क्योंकि सभी पंचायतों में करना और गांव की भी आगे बात है इस योजना को पहुंचाना। ये लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था। हम लोग जब घोषणा पत्र बना रहे थे तो वो वही समय था जब काउ विजिलेंटिज्म देश में हावी थी। कई लोगों से मारपीट हो रही थी, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई और एक वातावरण ऐसा बनाया जा रहा था जिसमें काफ़ी वातावरण दूषित होने की बात। उत्तर प्रदेश में अभी मवेशी कहाँ जाएंगे चरने की बात, खेतों को चरने की बात। तो हम लोगों ने उसी समय घोषणा पत्र जब बन रहा था तो ये सुनिश्चित किया कि ऐसे पशुओं के लिए कोई जगह होनी चाहिए और कुछ जो गौठान बनाए जाते थे, कई लोग हैं जो गौ पालन का काम वगैरह या सेवा के काम में करते थे, वो उंगलियों पे गिनने वाले थे। पूरे प्रदेश के लिए अगर व्यवस्था देनी है तो कुछ और सोचना था। तो हम लोगों ने वहीं से ये सोचा कि पशुधन की रक्षा सुरक्षा हो, उनके लिए पानी का प्रबंधन हो, ऑर्गेनिक मैन्योर होगा तो उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग की आजकल पूरे विश्व में ये बात चल पड़ी है कि केमिकल फर्टिलाइजर को यूज न करके, रासायनिक खाद को यूज न करके हम परंपरागत गोबर खाद या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें। इसका सम्मिश्रण घोषणा पत्र जब हमने बनाया उसी समय भूपेश भाई की तरफ से उनके साथ के जो लोग थे उनने कहा इसको एक में समेट देते हैं। तो क्योंकि गौठान के लिए पानी की भी जरूरत थी तो हम लोगों ने कहा पानी का भी इंतजाम करेंगे। तो वहीं से ये बना पशुधन के व्यवस्था को लेकर नरवा गरुआ घुरवा और बाड़ी, पानी का प्रबंधन, पशुधन के देखभाल की बात, खाद बनेगा तो गोबर खाद इत्यादि संग्रहण होगा और उसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, बाड़ी में और खेतों में करेंगे। तो ये बात यहाँ से चालू होके घोषणा पत्र में पहुंची और घोषणा पत्र में आप देखेंगे तो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का उल्लेख है, बल्कि हेडिंग है हमारे चैप्टर की, और उसको मुख्यमंत्री जी ने लागू करवाया। आज की जो योजना है, हर ब्लॉक में कम से कम 10 नदियों के पानी को संग्रहित करना और छूट बहते हुए पानी को प्रबंधन करना। तो रिज टू वैली वाला जो कंसेप्ट है, तो 146 हमारे अगर विकास खंड हैं और हर औसतन 10 नालों को ले लीजिए, नदी नालों को, तो 1460 नदी नाले वन विभाग के साथ। फिर 11,664 हमारी पंचायतें हैं। सभी पंचायतों में गौठानों का और गौचर का निर्माण, तो ये 7,000 कुछ हम पहुंच चुके हैं। बाकी को इस साल के अंदर, पहले ये 3 साल में करने का था, पर ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं अब अपन इसी साल करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन मिला है उसके तहत इसी साल हम लोग सभी 11,664 पंचायतों में गौठान का निर्माण करेंगे। तो ये बड़ी चुनौती थी। फिर पंचायत विभाग को ये भी कहा गया कि गौठान समितियों के प्रबंधन को आप देख लें, तो उसमें भी कानून में व्यवस्था बना के पंचायती राज कानून के तहत और गौठान समितियों का समझिए उसकी घोषणाएं हुई और गौठान समितियां अब उसका प्रबंधन कर रही है और नोडल एजेंसी निर्माण के बाद कृषि विभाग को बनाया गया।
बिल्कुल, काफी रोचक और काफी उत्साहजनक और काफी जी 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 नहीं नहीं बिल्कुल, ये उत्साहजनक इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और ग्रामीण परिवेश के लोग जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें काफी फायदा हो रहा है। जी और इसका उपयोग भी है। अगर आप दूरगामी इसके कहिए सर प्रबंधन को देखें तो जल का संवर्धन हो रहा है, गौवंश की या पशु वंश की देखभाल हो रही है, ऑर्गेनिक मैन्योर बन रहा है और इसका उपयोग करके ना केवल आप आज के कीटनाशक या जो केमिकल फर्टिलाइजर से कुछ बीमारियों की बात आती है उससे भी बच सकते हैं। आप 3 साल तक ब्रांडिंग अगर आपकी होती है गोबर खाद के इस्तेमाल के बाद में तो 1.5 से ज्यादा आपको दाम इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में अपने उपज का मिलेगा। तो ये मिली जुली और गोबर प्रबंधन भी इसमें आ गया गौठान के साथ में, तो बहुत तीव्रता से और विस्तार से एक बहुत अच्छी दूरगामी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली, पशुधन की देखभाल करने वाली, जल के संरक्षण करने वाली और ऑर्गेनिक मैन्योर का खाद का इस्तेमाल करने वाली ये योजना है। बहुत अच्छी है। इसके परिणाम भी अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे वक्त और आगे बढ़ेगा इसके और परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। एक और तस्वीर जो छत्तीसगढ़ को अपने आप में अलग बनाती है वो है सर जीएसटी कलेक्शन की, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ को देखें तो देश के टॉप राज्यों में ये शुमार हो जाता है। वो भी तब जबकि सर कोरोना की स्थिति के कारण, आप परिस्थितियां खुद समझ रहे हैं, विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी कौन सी वजह रही और ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं? एक जो व्यवसायी हैं उनसे सहयोग मांगना, उनसे इंटरेक्शन करना, उनसे ये निवेदन करना कि आप अपने रिटर्न्स टाइम पे भरें। दूसरा सरलीकरण की भी बात होती रही, उनके लिए पहल करके व्यवस्थाओं में उनका विश्वास जीतने के लिए हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल में बातों को भी रखा, कईयों में सफलता भी मिली, लिमिट्स बढ़े, छूट मिली। और जीएसटी के कलेक्शन के लिए आपको आखिर चाहिए क्या होता है? टैक्स कहां से मिलेगा? अगर लोग पैसे खर्च करेंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तब वो खर्च करेंगे। और जो नीति सरकार ने बनाई ऋण माफी की, सीधे 10,000 करोड़ रुपए लोगों के पास सरकार ने उपलब्ध करा दिए। उनके जेब में 10,000 रुपए बच गए, 10,000 करोड़ रुपए, वरना वो बैंकों में चले जाते। इसकी तुलना आप करिए यूपीए सरकार के समय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूरे देश के लिए जो ऋण मुक्ति की योजना बनाई थी वो 70 से 80 हजार करोड़ की थी पूरे देश के लिए। और यहाँ केवल अकेले छत्तीसगढ़ में इस सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए नागरिकों के, किसानों के जेब में बचा के रख दिए। फिर आपने धान खरीदी की। अगर 2,000 रुपए में धान खरीदी होती थी और मान लीजिए 60,000 लाख टन की धान की आप खरीदी करते थे तो करीब 12,000 करोड़ रुपए की धान खरीदी होती थी। अब आपने इसको बढ़ा के 80,000 लाख टन आपने धान की खरीदी की और 2,500 नागरिकों को दिलवाया, यानी सीधे सीधे 20,000 करोड़ रुपए। तो 20,000 करोड़ रुपए ये अर्थव्यवस्था में आपने उपलब्ध कराए। और आपने जब अर्थव्यवस्था में पैसे उपलब्ध कराए तब तो जो नागरिक हैं वो खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तब तो टैक्स मिलेगा। बिजली बिल हाफ कहने को एक लुभावना नारा लगता है और लगता है खुश करने के लिए दे दिया, लेकिन उस समय भी हम लोगों ने बोला था कि सिर्फ खुश करने वाली बात नहीं है। आप बिजली बिल हाफ अगर कर रहे हैं, 400 यूनिट तक बिजली के रेट को आप आधा अगर लेंगे तो इसका मतलब क्या है? 1,000 करोड़ रुपए आप सीधे सीधे घर वाले जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं उनके जेब में आपने इतना पैसा छोड़ दिया कि 1,000 करोड़ रुपए आप खर्चा कर सकते हैं। तेंदुपत्ते के रेट को बढ़ाना, वन उपज के किस्मों को छूट के दायरे में लाना, गन्ने पे एमएसपी बढ़ा के 355 रुपया कर देना, मक्के के रेट को बढ़ाना, ये सब के पीछे मकसद क्या था? कि पैसे ये हमारे नागरिकों के हाथ में होने चाहिए, तब वो अर्थव्यवस्था में भागीदार बनेंगे। और अभी मुझे लग रहा है कि ये जो हमारी सोच थी वो एक सफल अर्थव्यवस्था के रूप में चलती हुई, दिखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है
और जैसा आपने सोचा वैसा वहां की जनता ने भी साथ दिया। तो ये सरकार की ही कोशिशें रही हैं जो अब तक सफल हो पाई हैं सर। इसमें मनरेगा के मजदूरों को भी आप देखिए कि करीब 9 करोड़ मजदूरी बरसात आने के पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों को उपलब्ध करा दी थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी राशि होती है। करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये पैसे नागरिकों के पास आए, उनके हाथ में आए खर्च करने के लिए। तो टॉप डाउन और टॉप अप और बॉटम डाउन, एक ये पिरामिड का कंसेप्ट होता है अर्थव्यवस्था में। हाँ। कि हमको अर्थव्यवस्था कैसे चलानी। एक सोच होता है कि ऊपर के जो पूंजीपति हैं इनको मजबूत करिए, और वो जो व्यापार बनाएंगे, वो जो निर्माण करेंगे, वो जो फैक्ट्रियां लगाएंगे, उनको खूब छूट दीजिए या उनको व्यवस्था दीजिए, तो उसका असर नीचे तक जाएगा। और दूसरी अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट मैं बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूं कि नीचे से ऊपर बेस को मजबूत करिए, तो बेस जो खर्चा करेगा वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। छत्तीसगढ़ ने दोनों काम किया। आप देखें कोरोना के समय में हमारी फैक्ट्रियां भी चलती रहीं यथासंभव। हमने किसानी खेती के काम को भी नहीं रोका, हमने मनरेगा के काम को भी नहीं रोका। किसानों के जेब में पैसे गए, ऋण माफी के भी पैसे गए, धान खरीदी के भी पैसे गए, मक्के और गन्ने के भी पैसे गए, और परिणाम बेहतर जीएसटी कलेक्शन में अभी तक दिख रहा है। बिल्कुल, ये कोरोना के वक्त भी ऐसी परिस्थितियां रही, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ ने काफी अच्छा काम किया है इस मामले में। एक और सवाल है, क्योंकि कोरोना को लेकर चर्चा चली रही है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में सामने आई, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ में समय रहते संक्रमण के दायरे को रोकना बहुत जरूरी था। इसके लिए कुछ कारगर कदम भी उठाए गए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के नाते कितना महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहा ये वक्त, क्योंकि ये सभी ने पहली बार ही देखा। बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, और विशेष करके इस बाबत कि हम लोगों ने जिन विशेषज्ञों के से संपर्क किया या उनकी बातों को सुना, पढ़ा, उनके साथ जुड़ के उनसे बात करने की भी कोशिश की, तो ये स्पष्ट था कि कोरोना छत्तीसगढ़ में भी बड़े मात्रा में फैलेगा। इसको हमको रोकना है कि कहां तक हम इसको रोक सकते हैं, यही सबसे बड़ी चुनौती थी। और खास करके जब लोग बाहर से आने लगेंगे तो कोरोना के फैलाव को रोकना असंभव सा हो जाएगा। उस समय कितना हम नियंत्रित कर सकेंगे। तो पंचायत विभाग ने बड़ा सहयोग दिया। जब 7,10,000 से ज्यादा श्रमिक या नागरिक हमारे वापस आए तो गांवों में उनको रोकना, वो सीधे अपने घरों में चले जाते तो ना जाने कितने प्रकरण कोरोना के उस समय हो जाते। आपने क्वारंटीन सेंटर बनाए, उनके लिए प्रबंधन किया, उनमें कमियां भी दिखी लेकिन फिर भी प्रबंधन किया, और 7,10,000 लोगों को आपने घर में सीधे संपर्क करने के बजाय क्वारंटीन सेंटर में रखा, उनकी देखभाल की, टेस्टिंग की, जो पॉजिटिव आए उनको अस्पताल पहुंचाया, और फैलने से आप उसको रोक सके। स्थिति नियंत्रण के बाहर कहां गई जब सीमाएं खुल गई, कि ट्रेन खुल गए, हवाई जहाज खुल गए, यातायात के वाहन खुल गए, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की पाबंदी खत्म हो गई। मजदूर आ रहे थे तो सीमित मात्रा में चिन्हांकित लोग आ रहे थे कि ये मजदूर आएंगे, ट्रेन से आएंगे, बॉर्डर पे आएंगे, उनको हम रजिस्टर करेंगे, उनके गांवों में भेजेंगे, पहुंचाएंगे और क्वारंटीन सेंटर में रखेंगे। लेकिन जब आम लोग चलने लगे ट्रेनों में और हवाई जहाजों में, तो वो फिर कंट्रोल करना असंभव सा हो गया था। फिर उनको ट्रेस करना, उनकी टेस्टिंग करना कि लक्षण है आपको, प्लीज आइए टेस्ट कराइए। और आप देखिए कि ये रेलवे मार्ग जो हमारा मुख्य मार्ग है छत्तीसगढ़ का, यही 70% कोरोना के केसेस और 70% हमारी मृत्यु का जो दर है वो राजनांदगांव से चालू करिए, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, चांपा जांजगीर, रायगढ़, आप ये गिन के 6 जिलों को ही अगर आप देख लेते हैं, कोरबा और बलौदा बाजार मत जोड़िए, ये 6 जिलों को आप देख लें, ये 6 शहरों को आप देख लें, ये 70% हमारे केस हैं। और ये साफ कोरोना की कहानी दिखा रहा है कि कहां पर कोरोना पहुंचा और कहां पर लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। तो जब खुली सीमाएं, तो ये बहुत 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 मुश्किल हो गया था। फिर भी शासन ने प्रयास किया, होम आइसोलेशन की व्यवस्था की, मुफ्त दवाइयों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया, बिस्तरों को बढ़ाने का पहल किया। जो हमारे पास 53 या 54 आईसीयू बेड्स थे आज 2000 के ऊपर हैं।
जहां हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, अब सब जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। जहां केवल 200 टेस्ट करने की राज्य में RT-PCR पद्धति की व्यवस्था थी, आज केवल राज्य के हमारे अस्पतालों में 7,000 वो टेस्ट हो रहे हैं। तो कोशिश बहुत कठिन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ सरकार ने और उसके स्वास्थ्य विभाग ने और उसके अधिकारियों ने, उनके डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, वार्ड बॉयज ने, टेक्नीशियंस ने, सब लोगों ने मिलकर काफ़ी कोशिश की। और एक तस्वीर और भी कोरोना के दौरान रही, छत्तीसगढ़ ने एक उदाहरण पेश किया और एक एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे काम करना है। छोटे राज्य में किस तरीके से व्यवस्थाओं को देखना है। जैसे आपने कहा था, आपने अभी हाल ही में बताया कि आसपास के जिलों से सीमाओं के जो लगे हुए क्षेत्र हैं वहां पर भी चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ाई गई, तो उससे काफी महत्वपूर्ण दिशा में काम करने की दिशा भी मिली डॉक्टर्स को भी, आपको भी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी। जी, निश्चित रूप से हम लोगों ने ये प्रयास किया शुरू से कि अपने दिमाग और विचार को खुला रखा और जितने इनपुट्स आते गए, चाहे वो पड़ोसी राज्य के हों, जहां पर मामला अच्छा था, जहां पर मामला बुरा था, सिंगापुर में क्या हो रहा था, थाईलैंड में क्या हो रहा था, चाइना में क्या हो रहा था, यूरोप में क्या हो रहा था, अमेरिका में क्या हो रहा था, गुजरात में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, उड़ीसा में पड़ोस में क्या हो रहा है। हम लोग कोशिश करते रहे कि सब जगह से फीडबैक लेते रहें और कोशिश करें कि अपने नागरिकों को हम मदद पहुंचा सकें। एक बात की चर्चा जरूर करनी होगी, नहीं तो सर ये चर्चा बिल्कुल अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जब कोरोना का ऐसा काल चल रहा था कि पूरा विश्व हाहाकार मचा हुआ था, हर जगह सभी जूझ रहे थे, उस दौरान छत्तीसगढ़ ने एक एग्जाम्पल सेट किया, छत्तीसगढ़ एम्स ने, और विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ एम्स के डॉक्टर ने बताया कि हम किस तरीके से इलाज कर रहे हैं। तो वो भी काफी महत्वपूर्ण था TS सिंहदेव साहब, उस समय का वक्त। निश्चित रूप से, और ना केवल उनका डायरेक्ट योगदान, जो तालमेल बना रहा हमारा। एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर नागरकर और उनकी टीम है, अनुदिता जी हैं जो वायरोलॉजी लैब की प्रमुख हैं, जो हमारे यहाँ वायरोलॉजिस्ट लैब स्थापित हुए, उन्हीं को फिर अधिकार मिल गए थे और उन्हीं के हस्ताक्षर से हम लोगों ने वायरोलॉजिस्ट लैब स्थापित किए। 4 और वायरोलॉजी लैब की मंजूरी एम्स से हमको मिल गई है और उनका काम भी चालू होने वाला है। एकदम निकटतम भविष्य में नक्शे हमारे पास हो गए हैं। तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन भी रहा। वो विशेषज्ञता का अपने आप में केंद्र है ही, आखिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है। वो उच्च स्तर के अनुभव के डॉक्टरों को अपने यहाँ काम करने का मौका देता है और कहीं भेदभाव हम लोगों के बीच में नहीं रहा, जो सबसे बड़ी बात है। वरना वो केंद्र सरकार की इकाई, हम लोग राज्य सरकार के जुड़े हुए काम करने वाले, वो अपना अलग चलते, हम अपना अलग चलते, लेकिन सीमलेस जिसको बोलते हैं कि कहीं टांका नहीं दिखता था और हम लोगों ने ऐसा काम किया कि एक ही टीम के सदस्य हैं। बिल्कुल तो सर, उनके एक्सपर्ट्स, आपने समय समय पर मीटिंग भी ली, उस दौरान भी हमारी आपसे बात हुई थी, आप समय समय पर मीटिंग भी लेते थे, डॉक्टर से बात भी करते थे, क्या कमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश भी करते थे आप। जी, एक चीज मैं, नागरकर साहब को भी हम लोगों ने बुलाया था, तो हम लोग के वॉर रूम में आके वो फीडबैक भी देते थे। जी कहिए सर, कंप्लीट करें। वो उनको भी हम लोग बुलाते थे और विशेषज्ञों को भी बुलाते थे और वॉर रूम जो हमारे सर्किट हाउस में स्थापित हुआ स्वास्थ्य विभाग का, अभी भी वहां से कंट्रोल चल रहा है। तो समय समय पर हम लोगों ने इनको बुलाया और सहृदय और सहर्ष इन लोग आते रहे, भाग भी लेते रहे, सहयोग भी देते रहे, सुझाव भी देते रहे और बहुत अच्छा टीम वर्क के साथ। और एक तस्वीर और नजर आती है सर, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, पंचायत मंत्री रहते हुए आप जमीन पर पहुंच जाते हैं। ये हमने तस्वीर देखी, हमारे रोको टोको अभियान में भी आप खुद जमीन पर उतरे और शामिल हुए। तो ये भी आपको एक सहज और सरल राजनेता के तौर पर जनता के बीच में ले जाती है और ये बताती है कि आपको काम करने से पहले सोचना होगा कि दूरगामी परिणाम कैसे होंगे, और यही सरकार का मोटिव अभी तक रहा है 2 साल में।
जी, निसंदेह अगर आप आगे का सोच नहीं पाएंगे तो शायद उतने अच्छे से कर नहीं पाएंगे। फिर वो होता है जिसको नी जर्क रिएक्शन कहते हैं। कुछ परिस्थिति आई, उसको आप रिएक्ट करते हैं, फिर आप कुछ कर देते हैं। फिर कुछ और परिस्थिति आई, फिर आपने उसको देखा, फिर उसके लिए आप लग गए कि चलो इसको हल करें। और दूसरा तरीका रहता है कि आगे का सोचने का कोशिश करें और एक योजनाबद्ध तरीके से आगे की बातों को सोच समझ के फिर हम काम करें तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर आ सकते हैं। और मुझे इस दरमियान बल्कि घुटन महसूस होती रही कि जितना मैं फील्ड में जाना चाहता था मुझे रोका गया कि नहीं, आपको नहीं जाना है। स्वास्थ्य विभाग ने रोका मेरे को कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे आपको। हाँ। लेकिन फिर भी कोशिश हम लोग सब करते रहे। नहीं सर, वो भी जरूरी है, सभी का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और आप तो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आपने उसी हिसाब से प्रदेश को देखा, समझा और कोरोना काल में भी एक बेहतर तरीके से जो प्रबंधन हम कहते हैं वो आपका हमें नजर आया। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट पर ही चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि आपने कहा सर दूरगामी परिणाम बहुत जरूरी होते हैं। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है आगे आने वाले समय में। और छत्तीसगढ़ की जनता ये भी जानना चाहती है कि आगे कौन कौन से ऐसे बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट हैं जिस पर अभी काम हो रहा है, जो भविष्य में छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। एक तो ऑक्सीजन प्लांट मैंने बताया, हमारे सारे मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, तो हम स्वयं ऑक्सीजन बनाएंगे, उसका निर्माण करेंगे और सप्लाई करेंगे। तो दूसरे पे निर्भरता खत्म हो जाएगी कि यहाँ से लाओ वहाँ से लाओ। कम रेट में भी मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा और हमारे पास रहेगा। तो मेडिकल कॉलेजेस के अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भी तो 22 जगह ऑक्सीजन उत्पादन की इकाइयाँ प्रदेश में लग रही हैं। दूसरा वायरोलॉजी लैब, ये हम लोगों ने 6 जगह लगा लिया था। फिर केंद्र सरकार का आया कि हर मेडिकल कॉलेज में, निजी हो चाहे सरकारी हो, उसमें वायरोलॉजी लैब अब कंपलसरी हो गया है। तो हमारे 3 मेडिकल कॉलेज और जो बनने वाले हैं, कांकेर में और महासमुंद में और कोरबा में, तो वहाँ के भी वायरोलॉजी लैब सैंक्शन हो गए हैं। जो मैंने बताया नक्शा अनुदिता जी ने मंजूर कर दिया है, एम्स ने मंजूर कर दिया है, रायपुर ने। और कोरिया जिले में जो मेडिकल कॉलेज नहीं है लेकिन वहाँ भी एक वायरोलॉजी लैब, उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, तो ये आने वाले समय के लिए कई सालों के लिए, कुछ 1 या 2 दशक के लिए कम से कम ये वायरोलॉजी लैब ना केवल कोरोना के लिए बल्कि और संक्रमण के लिए भी बहुत कारगर साबित होंगे। इनके अलावा जो आईसीयू के बिस्तर हैं, आप देखिएगा कि आईसीयू के बिस्तर बहुत कम हैं, हमारे पास बहुत कम थे। तो अब हर जिला अस्पताल में न्यूनतम 10 आईसीयू के बिस्तर और हर सीएचसी में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कम से कम 4, 5, 6 आईसीयू के बिस्तर, इनके प्रबंधन की बात को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसको सुनिश्चित करेंगे। मेडिकल कॉलेजेस में तो ज़्यादा संख्या में आईसीयू के बिस्तर रहते हैं और इन आईसीयू बिस्तर की देखभाल के लिए जो स्टाफ चाहिए उसको भी लगातार हम मांग रहे हैं, क्योंकि आईसीयू अगर आपने खोला तो इसके संचालन में सबसे ज़्यादा जरूरत मानव संसाधन का रहता है। आपको डॉक्टर ऑन ड्यूटी 24/7 चाहिए, आपको नर्सिंग स्टाफ 24/7 चाहिए, आपको वार्ड बॉयज 24/7 चाहिए। पूरे समय वहां पर बैठ के जो हम सब ने आईसीयू देखा है कि वो काउंटर बना रहता है, डेस्क बना रहता है और 24 घंटे आईसीयू में स्टाफ रहता है। तो ये स्टाफ के भी प्रबंधन के साथ साथ, और दूरगामी के लिए आपने कहा तो हम लोगों ने डॉक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया को काफ़ी बढ़ाया है, प्रमोशंस की प्रक्रिया को काफ़ी बढ़ाया है, मदर एंड चाइल्ड केयर के जो हॉस्पिटल्स हैं इनके संचालन को चालू किया है। छोटे बच्चे कम वजन के 400 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो के आसपास छोटे बहुत कम वजन के जो बच्चे जन्म पाते हैं उनको बचाने की कोशिश में केंद्र सरकार से भी जो बात आती है, हाट बाजार योजना, शहरी स्लम योजना, कई ऐसी पहल हमर लैब, हमर अस्पताल के नाम से आने वाले समय में मुश्किल से 50 रुपए में आपको हर प्रकार का ब्लड टेस्ट मिल जाएगा। ये सरकारी अस्पतालों में उच्च कोटि के मशीन्स भी लग रही हैं और ये आपके टेस्ट भी हो जाएंगे। आज मैं ब्लड टेस्ट कराता हूं तो 6,000, 8,000, 12,000, 14,000 रुपए में देता हूं।
हाँ। अगर ब्लड टेस्ट मैं करा रहा हूं तो 14,000 रुपए तक मेरे को देने पड़ते हैं ब्लड टेस्ट कराने में। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर का एक हिस्सा मानिए इसको, कि हर नागरिक को अगर 50 रुपए में उतने ब्लड टेस्ट की सुविधा जिला अस्पतालों से लेके बड़े केंद्र जो हमारे रहेंगे, तो 120, 130, 150 प्रकार के ब्लड टेस्ट भी करके सरकारी अस्पताल गुणवत्तापूर्ण ब्लड टेस्ट करके उपलब्ध कराएंगे। और भी कई बातें हैं, मशीनों का खरीदना, हम कैंसर के इंस्टीट्यूट को अपना मजबूत कर रहे हैं। मेकाहारा जो अभी 650 बिस्तर का सैंक्शन है, इसको 1200 बिस्तर इस बार बजट में मांगेंगे, आगे 2200 बिस्तर तक इसको ले जाने की बात है। एशिया एडवांस्ड हार्ट केयर यूनिट जो है वो रायपुर में चालू हो गया है, और दक्षिण एशिया के सबसे अच्छी मशीनें आज आपके पास छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं। टॉप मोस्ट जो मशीनें हैं वो एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ACI के नाम से जो अभी कुछ दिनों में चालू हुआ है। तो संघर्ष लगता है ये सब कुछ चालू करने में, ये तो है सर, कहना नहीं चाहिए, पर कभी लाल फीताशाही, कभी और कुछ बातें बीच में आ जाती हैं। लगे रहना पड़ता है और करते करते आज बड़े अच्छे ऑपरेशन होते हैं, और आप लोग भी हम लोग को बताते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो चक्के को सहजता से घुमाता है, सरलता से घुमाता है, वही आगे बढ़ता है। और वो उदाहरण आपने पेश किया है। लेकिन अभी ये 2 साल ही हुए हैं जो आपने विजन बताया है TS सिंहदेव साहब। हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हर राज्य की रीढ़ होती है, लोग कहते हैं उद्योग, लोग कहते हैं कृषि, लेकिन शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाता है। और उस क्षेत्र में आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो काम चल रहा है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात कह दीजिए सर। मैं क्योंकि एक सवाल आपसे कर ही देता हूं सर, मैं एक सवाल कर देता हूं, आप उसमें जोड़ देना। तो ये दुनिया मानता है। हाँ, मैं क्योंकि आपने हमर अस्पताल की बात करी, हमर ग्राम सभा भी एक आपका है, उस दौरान आपने कहा था कि सर्वोदय भौतिक नहीं, आदमी का विकास भी बहुत जरूरी है, तो उसमें स्वास्थ्य भी बड़ी भूमिका निभाता है। कहिए सर। जी, वो भी कर रहे हैं, पेशा के कानून को भी ला रहे हैं, ग्राम सभाओं को और मजबूत करने के लिए पहल कर रहे हैं। हर स्थिति में हम लोग पेशा के कानून को लागू करने के लिए नियम लाएंगे। और स्वास्थ्य, हाँ जी, हमारे नागरिक को जो गरीबी से उठ रहा है, BPL परिवार है और वो गरीबी से आप मदद कर रहे हो, उनको पेंशन दे रहे हो, राशन दे रहे हो, उनको अन्य सुविधाएं दे रहे हो, और आप गरीबी से उठा रहे हो। वापस गरीबी में जाने का सबसे बड़ा कारण दुनिया ने माना और पाया है, वो है स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा। बिल्कुल, हम पॉवर्टी ट्रैप इसको कहते हैं कि आप उन लोगों को उठा रहे हैं, उनकी बीमारी आ गई, बड़े खर्चे हो गए, और फिर गरीबी के जाल में जकड़ लिए जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य को इस नजर से देखना चाहिए। और कोरोना के समय देखिए सरकारी अस्पतालों की और स्टाफ की कितनी जरूरत पड़ी, इसीलिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ये एक नजरिया मेरे सामने जीवन भर रहेगा जब तक काम कर सकूंगा। नहीं सर, मेरा लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग इस में नजरिए के साथ आप काम करते रहें कि आप काम करते रहें। जैसा आपने कहा कि लोग आपके स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं, हम भी आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। सर, आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि नवा छत्तीसगढ़ बनाने के लिए अभी सिर्फ 2 साल पूरे हुए हैं, अभी 5 सालों का पूरा वक्त होता है, 3 साल बाकी हैं। आप ऐसे ही काम करते रहें और आपके जो विजन आपने हमें बताया वो साकार करें, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता की बेहतरी के लिए काम हो सके। सर, बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, अपना विजन साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।